ASP.NET कोर MVC जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग वेब एप्लीकेशन बना पाए। तो वेब एप्लीकेशन का मतलब होता है ऐसा वेबसाइट जो सॉफ्टवेयर की तरह, एप्लीकेशन की तरह काम करे। नहीं तो वेबसाइट बनाने के लिए तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप से भी बन ही जाता था, फिर इतना ड्रामा करने का जरूरत क्या था, इतना सारा कुछ पढ़ने का जरूरत क्या था। तो एक्चुअली इसके थ्रू वेब एप्लीकेशन बनता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, जो आपसे डेटा कलेक्ट कर पाए, उसको प्रोसेस कर पाए, कहीं पे स्टोर कर पाए, जरूरत पड़े तो आपको प्रोवाइड कर पाए। तो अभी तक तो ऐसा कोई काम किए नहीं। अभी हम लोग करते भी थे तो कोई लिस्ट बना लिए, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए, लेकिन लिस्ट ऑब्जेक्ट ये सब कहाँ बनता है, मेमोरी के अंदर जो टेम्पोररी होता है। तुम्हारा एप्लीकेशन बंद, डेटा लॉस्ट। तो डेटा को अगर आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारा तरीका है। या तो आप फाइल्स के फॉर्म में रख सकते हैं, आप एक्सेल का फाइल बना लो, वर्ड का फाइल बना लो, टेक्स्ट फाइल बना लो, वहां पे स्टोर करो। या अगर बड़े स्केल पे काम करना है डेटा पे, ठीक है, और फास्ट काम करना है डेटा का, अगर मान लो ऐसा डेटा स्टोर करना जो बार बार मैनिपुलेट होगा, मतलब अपडेट होगा, डिलीट होगा, उसमें नया डेटा ऐड होगा, तब फिर डेटा को हम लोग कहाँ रखते हैं, डेटा को हम लोग रखते हैं डेटाबेस के अंदर। कहाँ रखते हैं, डेटाबेस। जैसे SQL सर्वर हो गया, ऑरेकल हो गया, MySQL हो गया, साइबेस हो गया, अभी लेटेस्ट चल रहा MongoDB हो गया। तो ऐसे कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके और आपको डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। अब यह काम आज से नहीं हो रहा है, मोस्टली जब से सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुआ तब से हो रहा है। और समय समय पे जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज हो रहा है। अब आपका जो वेब एप्लीकेशन है, आपका विंडो एप्लीकेशन है, आपका जो कंसोल एप्लीकेशन है, वो जो बनाया जाएगा, वो मान लो हम लोग यहाँ वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो तो बना रहे ASP.NET से, वहां पे यूज करेंगे C#। लेकिन DBMS क्या समझता है, RDBMS क्या समझता है, SQL। तो वो एक अलग सॉफ्टवेयर है, ये एक अलग सॉफ्टवेयर है। तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। ब्रिज मतलब पुल, ठीक है, एक पुल बनाना पड़ेगा। और उसी पुल के थ्रू क्या होगा, कोई भी चीज कनेक्टिविटी हमारा होगा। तो वो कनेक्टिविटी बनाने के लिए, वो ब्रिज बनाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी होता है। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट का बात करें तो ट्रेडिशनली हम लोग यूज करते थे ADO.NET। क्या यूज करते थे, ADO.NET, ठीक है। ADO.NET बहुत साल तक चला, खास करके जब विंडो एप्लीकेशंस वगैरह ज्यादा बनता था वहां पर उसका उपयोग होता था। फिर ASP.NET जो नॉर्मल हमारा था, ASP.NET आया जब, उसके अंदर बहुत ज्यादा यूज हुआ, बहुत साल तक यूज हुआ। लेकिन ADO.NET के साथ समस्या क्या था कि उसमें जो कोड लिखा जाता है, उसमें जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए या कैसे वहां क्वेरी रन करेगा, जो भी चीज होगा, जो कोड लिखा जाता है, वो तुम्हारा जो होता है वो होता है DBMS या RDBMS स्पेसिफिक। जैसे अगर SQL के साथ अगर आपका एप्लीकेशन कनेक्टिविटी हो रहा है तो उसका कोड अलग ढंग से लिखा जाएगा। ऑरेकल के साथ अगर कनेक्टिविटी हो रहा है तो उसका कोड अलग ढंग से लिखा जाएगा। MySQL के साथ अगर कनेक्टिविटी हो रहा है तो उसका कोड अलग ढंग से लिखा जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जो बड़े कंपनीज है वो समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करता है, ठीक है। या अगर वो किसी कंपनी को टेंडर दिए हुए जिससे अपना सॉफ्टवेयर काम कराए, कल के जो कंपनी से उसका सर्विस सही नहीं मिल रहा है, वो कंपनी चेंज कर लेता है, बोलता भाई आप तुम्हारा जैसे बैंक ही है तो बैंक को जरूरी थोड़ी कि एक ही कंपनी से अपना सारा सॉफ्टवेयर का काम करा रहा है। वो 10 साल के लिए किसी को दिए हुए है, फिर और मान लो कुछ नया टेक्नोलॉजी आया, वो कंपनी ठीक से काम नहीं कर पा रहा, सर्विस सही से नहीं दे रहा है, ट्रबल शूट नहीं करके कंपनी चेंज कर लिया। अब अगला कंपनी के पास गया तो अगला कंपनी हो सकता है थोड़ा ज्यादा एडवांस है, वो बोला कि काम करिए हम आपका सारा कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे डाल देते हैं, क्योंकि आपका स्केल बहुत ज्यादा हो गया बिजनेस का, उतना बड़ा जो पुराना टेक्नोलॉजी संभाल नहीं पा रहा है, तो हम डेटाबेस चेंज कर देते हैं, हम सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं, जो भी चीज है। अब मान लो पहले यूज होता था MySQL में, अब बोला MS SQL में होगा या ऑरेकल में होगा। तो वहां प्रॉब्लम क्या होता था कि अब क्योंकि जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखा हुआ पहले से एप्लीकेशन के अंदर, वो तो डेटाबेस स्पेसिफिक है। अब मान लो पहले से था MySQL या SQL, अब उसको ऑरेकल में करना है, तो पूरा का पूरा जाके कोड को चेंज करना पड़ता था, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता था, उसमें बहुत ज्यादा खर्च होता था। तब वहां पे ऐसा रिक्वायरमेंट, ऐसा मतलब लोग सोचने लगा कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिसमें क्या हो कि जो आपका कोड है वो डेटाबेस स्पेसिफिक ना हो, वो डेटाबेस इंडिपेंडेंट हो जाए, कि यहां पे कोड वही रहेगा, ठीक है, कुछ बेसिक चेंजेस कर दे हम, बीच में कुछ ऐसा चीज रहेगा जो संभालेगा कि डेटाबेस हमारा कौन सा है। तो अगर मान लो कि अगर डेटाबेस चेंज होता है तो हम थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस कर दे तो मेरा काम हो जाए।
तब फिर वहां पे वैसा कुछ चीज खोजा जाने लगा और वहां पे खोजते खोजते नया चीज एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोला गया एंटिटी फ्रेमवर्क। क्या बोला गया? एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क को इस तरह से डिजाइन किया गया कि जो भी कोड एप्लीकेशन के अंदर लिखा जा रहा है उस पे कोई भी इफेक्ट ना आए अगर आपका डेटाबेस चेंज होता है तो। ठीक है, आपका वो कोड वैसे ही रहेगा, कुछ माइनर कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर देंगे तो वो पहले दूसरे के साथ काम कर रहा था, एसक्यूएल के साथ काम कर रहा था, वो ओरेकल के साथ काम करने लगेगा। फिर माइनर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो हो सकता है वो माईएसक्यूएल के साथ काम करने लगे। तो बिना कोई मेजर मॉडिफिकेशन के आप आसानी से एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में क्या कर सकते हैं? स्विच कर सकते हैं। आसानी से एक सर्वर हटा के दूसरा सर्वर हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी टेक्नोलॉजी को क्या बनाया, उसी टेक्नोलॉजी का नाम क्या दिया गया? यहां पर अगर माइक्रोसॉफ्ट जो बनाए, ये सारा कुछ बनाए, ये जो अभी टेक्नोलॉजी है ये लगभग हर तुम्हारा जो भी लैंग्वेजेस आता है मार्केट के अंदर, एसपी है, पीएचपी है, जेएसपी, सब जगह मिलेगा। तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? कॉन्सेप्ट है जिसको सारा लैंग्वेजेस क्या किया, अपने अंदर इंप्लीमेंट किया है। तो यहां एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग ASP.NET कोर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? ईएफ कोर। क्या बोलते हैं? ईएफ कोर। ईएफ कोर इज एन ओपन सोर्स लाइटवेट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क फॉर डॉटनेट एप्लीकेशंस। देखो, कोई भी डॉटनेट का एप्लीकेशन है, उस डॉटनेट एप्लीकेशन को के लिए एक ओपन सोर्स का मतलब क्या हो गया कि इसको यूज करने के लिए आपको किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर परचेस करने का जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का लाइसेंसिंग का जरूरत नहीं है। ये सारा इसके लिए जो भी रिसोर्स का जरूरत पड़ता है वो नेट पे अवेलेबल है। आप उसको क्या करते हैं? अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच करते हैं। वो उसके लिए पैकेजेस होता है, वो पैकेजेस को आपको इंस्टॉल कर लेना होता है हर प्रोजेक्ट के अंदर और आप उसको यूज कर सकते हैं। और यहां पे होता है क्या? लाइट वेट मतलब क्या है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, कुछ किलोबाइट्स में इसका पैकेजेस आता है, वो डाउनलोड हो जाएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक भी नहीं है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक भी नहीं है कि भाई विंडोज पे ही चलेगा। चाहे विंडोज है, चाहे लिनक्स है, चाहे मैक ओएस है, किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर आप उपयोग कर रहे हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए तो वहां पे ये काम करेगा। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का मतलब क्या होगा कि यहां पे जो भी तुम्हारा डेटाबेस के अंदर टेबल्स होगा, क्या होगा? डेटाबेस में तो टेबल होगा, लेकिन एप्लीकेशन में उसको ऑब्जेक्ट के साथ मैप किया जाएगा। ऑब्जेक्ट के साथ मैप करने में तो क्या हो गया कि वहां पे टेबल होगा, लेकिन प्रोग्राम में उसको क्या समझा जाएगा? ऑब्जेक्ट समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से अगर आप डेटा निकालेंगे तो टेबल से डेटा निकल जाएगा, ऑब्जेक्ट में आप डेटा डालेंगे तो टेबल में डेटा चला जाएगा। तो हम लोग तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़े कि कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसमें डेटा कैसे डालते हैं। तो आपको लगेगा कि आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि हम ऑब्जेक्ट में डेटा डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट से डेटा निकाल रहे हैं, लेकिन काम सारा कहां हो रहा है? ऑब्जेक्ट किससे लिंक रहेगा? टेबल से। तो आप डालिएगा ऑब्जेक्ट में, डेटा चला जाएगा टेबल में। आप निकालिएगा ऑब्जेक्ट से, डेटा निकल के आ जाएगा कहां से? टेबल से। आप डेटा चेंज करिएगा कहां पे? ऑब्जेक्ट में, डेटा चेंज कहां हो जाएगा? टेबल में। आप डिलीट करिएगा ऑब्जेक्ट में, डेटा कहां डिलीट हो जाएगा? टेबल में। तो आप सोचिए कि मेरा काम जो हो रहा है वो किस में हो रहा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो रहा है। तो उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ORM बोलते हैं। इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ईएफ कोर है क्या? इज अ डेटाबेस एक्सेस टेक्नोलॉजी। सिंपल सा बात है कि इसका काम क्या है? इसका काम है डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, डेटाबेस पे काम करना, डेटाबेस को एक्सेस करना है तो ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क आपको यूज करना पड़ेगा। इट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन डॉटनेट एप्लीकेशन एंड रिलेशनल डेटाबेस। हम बोले ना अभी थोड़ा देर पहले कि आपको दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होगा? तो दोनों के बीच में एक पुल बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू डेटा आ जा सके या दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो सके। तो ये क्या है? एक ब्रिज है जिसके थ्रू डॉटनेट का एप्लीकेशन और कोई भी रिलेशनल डेटाबेस है वो दोनों एक दूसरे से क्या कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है। इनेबलिंग डेवलपर टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस यूजिंग डॉटनेट ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। तो याद को क्लियर कर दिया है कि पहले क्या होता था कि अपने एप्लीकेशन के अंदर एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिखना पड़ता था। ठीक है, अब एसक्यूएल का स्टेटमेंट अपने एप्लीकेशन के अंदर लिख दिए तो हो सकता है कि माई एसक्यूएल में थोड़ा अलग ढंग से लिखा जाता है और एसक्यूएल में अलग ढंग से लिखा जाता है और ओरेकल में अलग ढंग से लिखा जाता है। तो कल के अगर आपका डेटाबेस चेंज होता था तो फिर एसक्यूएल क्वेरीज को जाके चेंज करना पड़ता था। यहां पे क्या होगा कि वो चीज नहीं होगा। यहां पे क्या होगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट तो C# का होगा तो वो तुम्हारा और वो लिंक रहेगा उसके साथ। तो अब अगर आपका वहां पे कोई चेंजेस हो रहा है तो उसके लिए यहां पे कोई कोड में चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग फ्रेमवर्क। ये ORM बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे इसको डिटेल में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ORM क्यों बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम समझा दिए अभी तुम लोग को कि यहां पे जो भी हमारा काम होगा वो किस पे होगा? ऑब्जेक्ट पे होगा, ना कि तुम्हारा टेबल पे होगा। तो इसलिए इसको ORM फ्रेमवर्क बोलते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इज अ क्रूशियल कांसेप्ट फॉर अचीविंग डेटाबेस कनेक्टिविटी
डेटाबेस कनेक्टिविटी इन ASP.NET कोर एप्लीकेशन। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है? क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। इसके बिना आप ASP.NET कोर का एप्लीकेशन के साथ अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहते हैं तो ये अगर इसको नहीं सीखते तो वो होना थोड़ा मुश्किल है। अभी हम चाहते इसमें ADO.NET यूज कर सकते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम रहेगा। अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क इज एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग डेटाबेस ऑपरेशन एफिशिएंटली। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो डेटाबेस के साथ आप इजीली क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। इट इज एन इनहैंसमेंट ऑफ ADO.NET। हम बोले कि पहले कौन यूज होता था? ADO.NEट होता था, उसी का एनहांसमेंट है। दैट गिव डेवलपर एन ऑटोमेटेड मैकेनिज्म फॉर एक्सेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन द डेटाबेस। तो ADO.NEट में हर चीज के लिए क्वेरी लिखना पड़ता था, यहां कोई क्वेरी नहीं लिखना है। यहां सारा कुछ क्या होगा? वो कौन संभालेगा? एंटिटी फ्रेमवर्क होगा। तो ये सारा ऑटोमेटेड हो जाएगा। आप सिर्फ ऑब्जेक्ट में डेटा डालिए, वो खुद ब खुद इंसर्ट कमांड रन करा देगा। आप ऑब्जेक्ट में डेटा चेंज कराइए, खुद ब खुद अपडेट कमांड चला देगा। आप ऑब्जेक्ट से डेटा डिलीट करिए, खुद ब खुद वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट वहां पे डिलीट कमांड चला देगा। बात समझ आ रहा है? तो सारा कमांड ये खुद चलाएगा, आपको कोई कमांड लिखने का जरूरत नहीं है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इज द न्यू वर्जन ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क आफ्टर EF6 बट इट इज रीडिजाइंड। यहां क्लियर कर दिया है कि इससे, देखो एंटिटी फ्रेमवर्क भी कोई नया चीज नहीं है, ये पिछले 10 साल से यूज हो रहा है। लेकिन पहले इसका नाम था एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क सॉरी। बाद में आया EF6 एंटिटी फ्रेमवर्क 6, तो वो उसी का क्या है? एडवांस वर्जन है, लेकिन इसको पूरा रीडिजाइन किया गया। क्या किया गया है? रीडिजाइन। क्योंकि पहला जो एंटिटी फ्रेमवर्क था वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं था, मतलब वो सिर्फ तुम्हारा किस पे काम करता था? विंडोज एनवायरनमेंट में काम करता था, दूसरे एनवायरनमेंट में काम नहीं करता था। लेकिन इसको क्या किया गया है? इस तरह से बनाया गया है कि एक तो अभी तुम्हारा पिछला वाला जो था वो तुम्हारा ओपन सोर्स भी नहीं था, ठीक है, वो विजुअल स्टूडियो का आपको क्या करना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था, तब जाके आप काम करते थे। ये क्या है? ओपन सोर्स भी है और क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। तो ये क्यों है? क्योंकि इसको दोबारा रीडिजाइन किया गया, इस तरह से बनाया गया ताकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हो जाए, और इस तरह से बनाया गया ताकि इसको फ्री में दिया जा सके, ठीक है। और कहीं पे भी ये, और इस तरह से बनाया गया कि कहीं पे भी आसानी से इसका उपयोग हो सके। तो ये हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई ये जरूरी क्यों है, हम लोग को सीखना क्यों। तो सिंपल बात है, अगर आपके एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ, मान लो कि आप साइन अप फॉर्म बना रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं कि स्टूडेंट फॉर्म डिटेल डालेगा, सबमिट करेगा, डेटाबेस में चले जाना चाहिए। या आप मान लीजिए कि लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, तो आपका लॉगिन का इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में, आईडी पासवर्ड डेटाबेस में आप यहां से डाल रहे हैं, लॉगिन फॉर्म बटन पे क्लिक करें, डेटाबेस में जाके चेक करें कि वो आईडी पासवर्ड सही है कि नहीं है। तो वो सारा काम इस तरह के तो बेसिक काम बता रहे हैं, ऐसे हजारों काम हो सकता है। तो सिंपल तो बात है, अगर डेटाबेस के साथ काम करना है तो आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा? एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है? तो एक कॉन्सेप्ट है, बोल सकते हैं, जिसमें आप डेटाबेस को ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्या करते हैं? मैप करते हैं, जिसको ORM बोलते हैं। आपका प्रोग्राम के अंदर जो कोड लिखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए लिखा जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पे आप काम करेगा, इंटरनली सारा काम किस पे हो जाएगा? तुम्हारा टेबल या डेटाबेस पे हो जाएगा। की फीचर कॉन्सेप्ट ऑफ EF कोर, क्या क्या मेन फीचर? तो पहला क्या फीचर होता है इसका? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का मतलब क्या है कि यहां पे आप क्या बनाएंगे? क्लासेस बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, और वो मैप करेगा डेटाबेस के टेबल को। आप काम करेंगे ऑब्जेक्ट पे, काम कहां होगा? टेबल पे। क्रॉस प्लेटफॉर्म, इट डिजाइन टू वर्क अक्रॉस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मेकिंग इट कंफर्टेबल विद वेरियस प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स। इसको इस तरह से बनाया गया है कि आपका जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जहां जिस मशीन पे बैठ कर आप डेवलप कर रहे हैं, वो कोई भी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा है, चाहे विंडोज है, मैक ओएस है, लिनक्स है, ये हर जगह काम करेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद इस पे काम करने के लिए 2 अप्रोच भी मिलता है, ठीक है। ये दो अप्रोच प्रोवाइड करता है। एक होता है कोड फर्स्ट एंड डेटाबेस फर्स्ट। कोड फर्स्ट का मतलब होता है कि आप डेटाबेस में कोई टेबल नहीं बनाएंगे, आप यहां सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और ये ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे, ऑब्जेक्ट को समझ के सारा टेबल कॉलम वगैरह खुद ब खुद डेटाबेस में बना लेगा। आपको डेटाबेस में क्रिएट टेबल लिखने का जरूरत नहीं है, आपको क्रिएट डेटाबेस भी लिखने का जरूरत नहीं है। तो कोड फर्स्ट में क्या होगा कि आप कोड लिखेंगे C# का, और उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? वहां पे डेटाबेस बन जाएगा, टेबल बन जाएगा, सारा कुछ बन जाएगा। और एक होता है डेटाबेस फर्स्ट, जहां पे अगर मान लो कि कोई SQL किसी को अच्छे से आता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? डेटाबेस डिजाइन कर लेगा, डेटाबेस बना लेगा, टेबल बना लेगा, उसमें रिलेशनशिप्स वगैरह जो बनाना, प्राइमरी की, फॉरेन की, सब कुछ बना लेगा वहां पे। और वहां उसके बाद ये क्या करेगा कि हम बोलेंगे नहीं, डेटाबेस अप्रोच में हम काम, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में काम करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा? डेटाबेस के आधार पर, टेबल के आधार पर यहां सारा ऑब्जेक्ट बना लेगा। बात समझ में आया? तो अगर आप ऑब्जेक्ट पहले बना रहे हैं, क्लासेस खुद से बना रहे हैं, और क्लासेस के बेसिस पे क्या जनरेट कर रहे हैं? डेटाबेस जनरेट कर रहे हैं, तो कोड फर्स्ट हो गया।
और अगर आप डेटाबेस पहले डिजाइन कर रहे हैं और डेटाबेस के बेसिस पे क्लासेस वगैरह ऑटोमेटिक जनरेट हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेटाबेस फर्स्ट हो जाएगा। तो ये दोनों अप्रोच प्रोवाइड करता है जिसको जिसमें कंफर्टेबल है। किसी को C# का बहुत अच्छा नॉलेज है तो ठीक है भैया, तुम क्लासेस बनाओ, उसको डिजाइन करो, डेटाबेस अपने आप बन जाएगा। किसी को SQL का अच्छा नॉलेज है, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, तो वो क्या करेगा, SQL में काम कर लेगा। या ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले से कोई डेटाबेस बना हुआ है, वो PHP या और दूसरे टेक्नोलॉजी से उसका वेबसाइट बना हुआ, वेब एप्लीकेशन बना हुआ, अब वो ASP.NET माना चाहता है, तो पुराना डेटा तो लॉस होगा नहीं, तो डेटाबेस तो पहले से बना हुआ है, तो हमको यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। हम डेटाबेस उसी को उठा लिए और उसके बेसिस पे यहाँ ASP.NET में सारा कुछ जनरेट कर दिए, सारा ऑब्जेक्ट जनरेट कर दिए। तो दोनों मोड यहाँ पे प्रोवाइड होता है, कोड फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट। लिंक क्यू क्वेरी, यहां पे भी क्वेरी लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे बोले ना कि डेटाबेस में क्या होता है, डेटा सर्च करते हैं, वेयर क्लॉज लगाते हैं ना, कि सारा डेटा नहीं चाहिए, कोई सिलेक्टेड डेटा चाहिए, आपको कुछ चेंज करना है, अपडेट करना है, तो यहां पे भी क्वेरी लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां जो क्वेरी लिखेंगे वो SQL का क्वेरी नहीं लिखेंगे। एक लिंक क्यू क्वेरी होता है जिसको जैसे से जरूरत आएगा, पूरा लिंक क्यू हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक जानकारी के लिए लिंक क्यू कैसे लिखा जाता है वो जैसे से जरूरत आएगा वो बताएंगे। चेंज ट्रैकिंग, यहां पे चेंज ट्रैकिंग हो सकता है। EF core ऑटोमेटिकली ट्रैक द चेंजेस मेड बैक टू द ऑब्जेक्ट अलाउइंग इजी सेविंग दोस चेंजेस बैक टू द डेटाबेस। चेंज ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, इसे मान लीजिए कि आप कोड फर्स्ट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कोड फर्स्ट। तो कोड फर्स्ट में मान लीजिए कि आज एक टेबल बना है, उसमें 10 कॉलम है, आपका काम चल रहा है। कल के क्लाइंट बोला कि भैया हमको एक कॉलम और इसमें ऐड कर देना है, मान लो कोई स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाए हुए थे, आज से 10 साल पहले तक आधार नंबर का जरूरत नहीं पड़ता था, बाद में कोई बोला कि नहीं अब इसमें आधार नंबर भी देना है, तो पहले से तो कॉलम बना हुआ नहीं, तो आप क्या करेंगे, वहां पे अगर मान लीजिए कोड फर्स्ट है तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर जाके एक और वेरिएबल ऐड कर देंगे क्लास के अंदर। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वो चेंजेस को रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा, कहां पे, डेटाबेस में। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट कराएंगे तो वहां पे माइग्रेशन होगा, आगे जाके माइग्रेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो जब माइग्रेशन होगा, जब भी कोई चेंजेस होगा तो उसका वर्जन मेंटेन होता है कि इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, ताकि पीछे भी जाके आप ट्रैक कर सके कि कब कब क्या क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। ताकि अगर मान लो कि तुम कुछ चेंजेस किया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं पिछले वर्जन में, अच्छा ठीक है पहले जैसे चल रहा चलने दो, देखते हैं क्या गड़बड़ हो गया। प्लस आप देख सकते हैं कि हम क्या किए थे कि गड़बड़ हुआ, तो वो सब चीज हो सकता है। उसके बाद मल्टीपल डेटाबेस प्रोवाइडर, अच्छा माइग्रेशन तो भूलिएगा ना। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं तो उसको माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेट का मतलब समझते हो कि जो यहां पे एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस किए हैं उसका इफेक्ट कहां हो जाए, डेटाबेस में हो जाए। तो जब हम चेंजेस करेंगे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। हम माइग्रेट करेंगे तो फिर उसका ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। लास्ट है मल्टीपल डेटाबेस प्रोवाइडर। अभी हम बोलेगा कि EF कोर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप जिस डेटाबेस के साथ चाहे उसके साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी करा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है, आपको अलग अलग डेटाबेस प्रोवाइडर मिलता है। क्या मिलता है, डेटाबेस, उसका भी इंपॉर्टेंस आगे बताएंगे जब जरूरत पड़ेगा तो। क्योंकि देखो C# अलग लैंग्वेज है और डेटाबेस अलग लैंग्वेज है, दोनों के बीच में कोई ना कोई तो ट्रांसलेटर होगा ना। तो जो ट्रांसलेटर होता है वो कौन होता है, प्रोवाइडर होता है। तो आप जिसके साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, SQL सर्वर के साथ कर रहे हैं, MS SQL सर्वर के साथ, तो उसका अलग प्रोवाइडर होगा, वो आपको यूज करना पड़ेगा। आप डेटाबेस चेंज कर लिए, ऑरेकल कर लिए, तो उसके लिए ऑरेकल का जो सर्विस प्रोवाइडर है, सॉरी डेटाबेस प्रोवाइडर, वो यूज करना पड़ेगा। अगर आप MySQL कर लिए तो आपको MySQL का प्रोवाइडर यूज करना पड़ेगा। तो सिर्फ हम बोले कि बेसिक थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। तो अगर डेटाबेस चेंज हुआ, प्रोवाइडर चेंज कर दीजिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज कर दीजिए, काम आपका हो गया। तो ये सब कुछ हमारा बेसिक चीज था जो एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ने से पहले आपके पास जानकारी में होना चाहिए कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्यों पढ़ेंगे, एडीओ से क्यों अलग है। क्योंकि एडीओ के अंदर आपको प्रोग्राम के अंदर ही क्वेरीज लिखना पड़ता था। तो अगर आपका डेटाबेस चेंज हो रहा है तो क्वेरीज चेंज करना पड़ेगा, तो आपको मेनली आके कोड के अंदर चेंजेस करना है। कोड के अंदर चेंज करिए तो दोबारा उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा, दोबारा रीबिल्ड करने के बाद दोबारा उसको पब्लिश करना पड़ेगा, जहां सर्वर वहां अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता था, उसमें एरर होने का चांसेस होता था। यहां पे क्या है, आपका एप्लीकेशन कभी भी डेटाबेस चेंज होगा, एप्लीकेशन में कुछ छेड़छाड़ करना ही नहीं है, ठीक है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, हमारा एप्लीकेशन ना दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा, ना दोबारा हमको अपलोड करना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रोवाइडर चेंज कर दिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज कर दिए, पूरा का पूरा डेटाबेस हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो दिखाएंगे करके जब उसका जरूरत पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन टू एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। और भी इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने से पहले वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।